हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि इतिहास विषय को लेकर के हमारी वीडियो नियमित रूप से प्रतिदिन चल रही है और हमारे टॉपिक जो चल रहा है वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर चल रहे हैं हम, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को पूरा A to Z हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आपको जो वीडियो हम बना के दे रहे हैं वो अच्छी तरह टॉपिक को समझाने में सहायक होगी। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अगली सभ्यता है हमारी आहड़ की सभ्यता। सबसे पहले हमने कालीबंगा की सभ्यता की, उसके बाद बैराट की सभ्यता, तीसरे चरण में गणेश्वर सभ्यता और आज का टॉपिक है हमारा आहड़ की सभ्यता, आहड़ सभ्यता। तो बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में आहड़ की सभ्यता। अगर काल की बात करें, समय की बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की सभ्यता। समय कितना है इसका? 3000, सॉरी मैंने अभी 300 बोला, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का इसका समय है। अगर नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? आहड़ नदी, क्योंकि जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो सभी नदियों के किनारे विकसित हुई और ये सभ्यता विकसित हुई आहड़ नदी के किनारे। आहड़ नदी बनास की सहायक नदी है और बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। तो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं चंबल और बनास की सहायक नदी है आहड़ नदी। और इस आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता कौन सी है? आहड़ की सभ्यता। उपनाम की बात करें तो उपनाम है इसका अगाटपुर या धूलकोट। यहाँ के निवासी जो है, यहाँ के लोकल निवासी हैं, वो इसको अगाटपुर या धूलकोट कहते हैं। इसके कारण इसका नाम अगाटपुर या धूलकोट पड़ता है। स्थान की बात करें तो स्थान है आहड़ उदयपुर। कहां पड़ता है? आहड़ या आयर गांव कहां पे? उदयपुर में। खोज की बात करें तो इसकी खोज की गई थी 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास जी के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में इस सभ्यता यानी आहड़ की सभ्यता की खोज की। उत्खनन की बात करें तो 1956, जबकि 1857 में हमारी लड़ाई हुई थी, संग्राम हुआ, भारतीय संग्राम हुआ 1857 में। और 1956 में क्या हुई? R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। अगर देखा जाए मूल रूप से उत्खनन करता H.D. साकलिया महोदय। यह पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षक के पद पे कार्य करते थे H.D. साकलिया। हसमुख धीरजलाल साकलिया इसका पूरा नाम है, H.D. साकलिया। और इन्होंने मूल रूप से इस सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करें साक्ष्यों की तो इसके साक्ष्यों में प्रमुख रूप से क्या क्या है? तो पहला है एक मकान मिला है जिसमें 4 से 6 चूल्हे हैं, जिससे पता चलता है क्या कि उस समय जो परिवार हुआ करते थे वो संयुक्त परिवार थे और संयुक्त परिवार की प्रथा थी। क्यों? एक ही घर में जब 4 चूल्हे हैं और 4 चूल्हे का मतलब है सभी लोग एक ही घर में रहते थे, तो संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। जैसा कि आज हमारे गांव में भी कई परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से निवास करते हैं। कई परिवारों में हमारे गांव में भी आज भी 30 से 35 लोग निवास करते हैं। अगर मैं स्वयं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे परिवार में भी करीब 20 लोग एक साथ एक ही चूल्हे पे खाना खाते हैं। तो देखिए, संयुक्त परिवार की प्रथा देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रथा है, क्योंकि बच्चों को अगर संस्कार जो मिलते हैं वो संयुक्त प्रथा, जो परिवार है संयुक्त परिवार है, दादा दादी, चाचा चाची और जो अन्य सदस्य जो साथ मिलकर रहते हैं उसमें संपूर्ण संस्कार बच्चों को मिलते हैं। तो संयुक्त परिवार की जो प्रथा चलती थी, किसमें? आहड़ सभ्यता में इसके क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 4 से 6 चूल्हे मिले हैं और इससे पता चलता है कि यहाँ संयुक्त परिवार में लोग रहा करते थे। अगला है अनाज के रूप में गेहूं, ज्वार, चावल
के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ के लोग गेहूं, ज्वार और चावल का इस्तेमाल करते थे अपने भोजन में। अगर हम बात करें कि कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, तो कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ स्थान है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहां से हमें सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर हम बात करें धान की कृषि के साक्ष्य, तो ये हमें कोल्डी हवा और वर्तमान में ये कहां पे है, उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में है वह कोल्डी हवा, और यहां से सर्वप्रथम धान की कृषि के साक्ष्य मिले। अगर हम बात करें जले हुए चावल के साक्ष्य हमें कहां से मिले, तो मैंने आपको सर्वप्रथम कराई थी कालीगंगा की सभ्यता, वहां पर जले हुए चावल के साक्ष्य मिले। अगर बात करें कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, तो एक स्थान है लोथल, और वहां से हमें चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे वो अनाज के रूप में गेहूं, ज्वार, चावल का इस्तेमाल करते थे खाने में, अपने भोजन में। बात करें मिट्टी के पके हुए कोठे मिले, मिट्टी के पके हुए कोठे यानी टेराकोटा पद्धति में अनाज भरने के मिट्टी के कोठे मिले, जिसमें अनाजों का संग्रह किया जाता था। समय या कालांतर में ये स्थितियां बदल गई हैं। वर्तमान में ये लोहे की अब अनाज भरने की कोठियां आ रही हैं, टंकियां आती हैं। पहले अनाज भरने के लिए जमीन के अंदर तहखाना बनाते थे, और तहखाने के अलावा कुछ टेराकोटा पद्धति में मिट्टी को पका करके कुछ कोटे बनाते थे, जिनमें अनाजों का संग्रह किया जाता, और अनाजों को पूरे साल खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जिससे कि अनाज सुरक्षित रूप से रखा जाए। इसलिए अनाज को सुरक्षित रूप से रखने के लिए मिट्टी के टेराकोटा पद्धति में क्या मिले हैं, अनाज के कोठे मिले। बात करते हैं कुछ यहाँ से मृत भांड भी मिले हैं। यहाँ से पिछली यानी इससे पिछली जो सभ्यता हमने कराई गणेश्वर की सभ्यता, वहां से भी मृत भांड मिले हैं, मृत पात्र मिले हैं। और उससे पहले हमने जो कराई आपको कहाँ की, बैराट की सभ्यता, वहां भी मृत भांड। तो बात करते हैं यहाँ कौन से कलर के यानी लाल और काले रंग के क्या मिले हैं, मृत भांड। अगर हम बात करें चित्रित दूसरे मृत भांड की, तो वो हमें कहां से मिले, तो ये मैंने आपको कराया है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दें। तो देखिए इस सभ्यता में लाल और काले रंग के मृत भांड मिले हैं। 3री शताब्दी की यूनानी मुद्राएं मिली हैं, यानी 3री शताब्दी में जो राजा शासन करते थे उनकी जो मुद्राएं थी वो इस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं, यानी इस सभ्यता की खुदाई में प्रमुख साक्ष्यों के रूप में। आगे है नारी की मिट्टी की मूर्ति मिली। यहाँ से टेराकोटा पद्धति, इससे यानी टेराकोटा पद्धति मिट्टी को आग में पका करके एक सुदृढ़ रूप देना टेराकोटा कहलाता है। और इस टेराकोटा की कुछ नारी की मूर्ति मिली है, किसमें, आहड़ की सभ्यता। देखिए अगर देखा जाए एक नर्तकी की मूर्ति तो वो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी मिली है, लेकिन अगर मिट्टी की नारी की मूर्ति की बात आ जाए तो वो मिली है कहां से, आहड़ की सभ्यता। तो नारी की मिट्टी की मूर्ति मिली है। उसके अलावा और क्या मिला है, यहां से चूड़ियां मिली है, चूड़ियां मिली है, छल्ले मिले हैं और सलाइयां। अब बात करें ये चूड़ियां, छल्ले और सलाइयां किसके बने होते थे, तो देखिए ये चूड़ियां, छल्ले, सलाइयां जो हैं वो हड्डियों के बने होते थे, यानी कि हड्डियों से इनको आकृति दी जाती थी। तो जैसे कि हाथी दांत या अन्य जो हड्डी आए उनसे क्या, चूड़ियां, छल्ले और सलाइयां किसे कहते हैं, जैसे हमारे घरों में माता बहनें स्वेटर बुनने में जिन छड़ियों का इस्तेमाल करती हैं, स्वेटर बुनने के लिए जिन छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं वो सलाइयां होती हैं। और ये सलाइयां उस काल में हड्डी की हुआ करती थी, और ये मिली है किसमें, साक्ष्य के रूप में, आर्य सभ्यता के साक्ष्य के रूप में। बात करते हैं ताम्र पुरातत्व संस्कृति और बना संस्कृति, ये भी इसके क्या है, उपनाम है। यानी कि यहाँ पे भी ताम्र पुरातत्व यानी तांबे के भी कुछ वस्तुएं मिली हैं,
जैसे अगर हम बात करें गणेश्वर की सभ्यता, तो गणेश्वर की सभ्यता तो पूरी तरह ताम्रयुगीन थी। अगर लौहयुगीन सभ्यता की बात करें तो देखिए हमारी कौन सी, कालीबंगा की सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, सॉरी कालीबंगा नहीं, इससे कालीबंगा की बात जो मैंने आपको पढ़ाई, जयपुर की बैराट की सभ्यता ये जो थी वो लौहयुगीन थी, और जो कालीबंगा की सभ्यता है वो थी आपकी कांस्ययुगीन, ठीक है ना। तो ये है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, यानी ये सभ्यता कौन से काल की है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये सभ्यता कौन सी है, ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है, ग्रामीण संस्कृति की, जबकि नगरीय संस्कृति की सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो नगरीय संस्कृति है, नगरीय संस्कृति की सभ्यता। बात करते हैं तांबे के दीपक मिले यहाँ से, तांबे के दीपक अगर बात करें कि तांबे के कितने दीपक मिले, तो कुल 6 दीपक मिले यहाँ से। पूजा की थाली मिली है, जिससे पता चलता है कि इस काल के लोग, यानी इस सभ्यता से पता चलता है कि इस समय, यानी जब यह सभ्यता विकसित थी उस टाइम पर लोग पूजा अर्चना किया करते थे। तांबे के दीपक मिले जिनकी कुल संख्या मिली है 6। बात करते हैं तांबे की कुल्हाड़ी, एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था राजस्थान पुलिस 2008 के अंदर कि तांबे की कुल्हाड़ी किस सभ्यता में मिली है, तो वो है आपकी कौन सी, आहड़ की सभ्यता। और क्या मिला है, बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, यानी वहां टेराकोटा पद्धति का ज्यादा प्रयोग किया गया। बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने हुआ करते थे वो मिट्टी के खिलौने अग्नि में पका करके बना दिए जाते थे। या एक बनासियल बुल मिला है। अब बनासियल बुल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है और बनास संस्कृति का है, इसलिए इसको बनासियल बुल बोलते हैं। इंग्लिश में बैल को बुल बोलते हैं, इसलिए बनासियल बुल की मूर्ति मिली है। और क्या है, यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन। यहाँ के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन। तांबे के उपकरण यहाँ के लोग बनाया करते थे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि ये ताम्र पुरातत्व संस्कृति भी है, तो तांबे के उपकरण भी यहाँ बनाए जाते थे। अगर हम बात करें कि आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, तो आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है बालाथल, आहड़ सभ्यता का प्रमुख स्थल है बालाथल। और ये बालाथल कहाँ पे है, बल्लभनगर तहसील है उदयपुर के अंदर। बल्लभनगर तहसील है उदयपुर के अंदर ये स्थल है, प्रमुख स्थल है किसका, आहड़ सभ्यता का। उसके बाद में अगला है गिलुंड, और गिलुंड है राजसमंद में, गिलुंड है राजसमंद में। उसके बाद में अगला है ओजियाना, ओजियाना पड़ता है भीलवाड़ा। ये प्रमुख स्थल है किसके, आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, बालाथल कहाँ पे है, बल्लभनगर उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में, ओजियाना भीलवाड़ा में, यह प्रमुख स्थल है। अब बात करते हैं कि जब सभ्यताएं विकसित हुई तो विकसित होने के बाद इनका पतन भी तो हुआ। तो प्रत्येक सभ्यता का मैंने पतन बताया है, तो इसका पतन भी कुछ अलग नहीं है, ऐसा ही है जैसे बात करें कुछ प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जिनमें जलवायु परिवर्तन। देखिए क्या होता है, कई बार कुछ जलवायु परिवर्तन होने के कारण क्षेत्रों में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के कारण कुछ वस्तु यानी फसल कोई पैदा होती नहीं है, जिससे लोग भूखा मरने लग जाते हैं और वहां से लोग पलायन करके दूसरी जगह स्थापित हो जाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन इसका प्रमुख कारण है। उसके बाद में एक बाढ़ के कारण जो बस्तियां थी वो सभी तहस नहस हो गई, नष्ट हो गई। आग लग गई, यानी आग लगना भी इसका पतन का प्रमुख कारण है। और महामारी जैसे कोरोना वर्तमान में चल रहा है, कोरोना की स्थिति वर्तमान में बड़ी भयंकर हो रही है। बच्चों की पढ़ाई पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। लोगों के व्यवसाय, जब उनका व्यवसाय जब बनता है, उनकी व्यवसाय की स्थिति जब सुदृढ़ होती है, तभी ये कोरोना आ जाता है, जिसके कारण उन्हें बैठ के खाना पड़ता है और जितना पैसा उन्होंने पूंजी के रूप में इकट्ठा किया था वो सभी खत्म हो जाता है। तो हमारा देश है ना, देश ही नहीं पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। तो मेरी भगवान से आशा है, भगवान से मेरी एक प्रार्थना है कि भगवान इस पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को इस कोरोना महामारी से हम बचाएं।
आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी जो सभ्यताएं हमने बिंदु के रूप में एक एक सभ्यता एक एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी दोस्तों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि देखिए, सभी लोग जो फालतू की वीडियो होती हैं उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन क्या आप इतना नहीं कर सकते? हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने भविष्य के लिए जो ज्ञान की वीडियो आ रही है, क्या उनको सब्सक्राइब नहीं कर सकते? तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को, संस्कार अकेडमी पीपला YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।